हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास से बच्चों हम इंशाल्लाह नोड जेएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक मैंने आपको नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर कर दिए थे। ठीक है। अच्छा, नोड जेएस है क्या, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर आप गूगल करें या मैं मोस्टली अगर बच्चों से पूछता हूँ नोड जेएस क्या है, तो वो एक सिंपल आंसर देते हैं, सर जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। यहाँ तक आंसर क्लियर है। मगर नोड जेएस की थोड़ी सी हिस्ट्री पता होना चाहिए, ताकि जब आप कहीं आगे जाके इंटरव्यूज़ वगैरह दें तो आपको उसमें हेल्प हो। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम प्रीवियस टाइम में आए तो जावास्क्रिप्ट का एक बूम आया था मार्केट के अंदर। कब? जब रायन डैन नामी बंदे ने गूगल का जो इंजन था V8, उस पर C++ का एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, जो कि क्या करता था, अगर आपके पास सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल है तो वो जावा स्क्रिप्ट को बग़ैर ब्राउज़र के रन कर देता था। क्या करता था? जावा स्क्रिप्ट को बग़ैर ब्राउज़र के रन कर देता था। अभी तक जो जावा स्क्रिप्ट थी ना, वो एक ब्राउज़र की लैंग्वेज थी, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज मानी जाती थी, जो कि सर्वर पे सपोर्टेड नहीं थी। इट मीन्स कि आपको अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए लाजमी कोई ना कोई index.html की फ़ाइल होना चाहिए, जिसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट को रन करके देख सकें। क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, नोड जेएस की फ़ाइल में होता क्या है। नोड जेएस के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे सिस्टम में तो देखिए इंस्टॉल है, तो मैं चेक कर लेता हूँ नोड -v करके। इंस्टॉल है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर ली थी, मेरे पास अभी 20.11.1 वर्जन आ रहा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप जाएं क्रोम पे, नोड जेएस इंस्टॉलेशन, और आप जो ये पहली वेबसाइट है इससे जाके आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, हम नोड जेएस को रन कैसे करते हैं? नोड जेएस के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, हम इसमें जावास्क्रिप्ट ही लिखेंगे, लेकिन अब की दफ़ा जो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी या जो रन होगी वो बग़ैर हम ब्राउज़र के रन करके देखेंगे। क्लियर है? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक app.js की फ़ाइल बना देता हूँ। ठीक है भाई। और मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस फाइल को रन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सिंपली यहाँ लिखूँगा टर्मिनल में नोट और पर्टिकुलर फाइल का नाम app.js। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ऑटो सेव ऑन नहीं है, मैं ऑन कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। हेलो वर्ल्ड आ गया भाई लिखा हुआ। इट मीन्स कि मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो बग़ैर ब्राउज़र के रन हो गया। ठीक है भाई, मैंने उसको टर्मिनल में रन करके देख लिया, तो इसमें भी हम एक बेसिक सर्वर भी क्रिएट करके देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मगर नोड जेएस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि तमाम के तमाम जावास्क्रिप्ट का कोड इस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के ये तमाम के तमाम जो भी आप लॉजिक्स लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये जो भी आप कह लें कोड वगैरह लिखते हैं, उन तमाम कोड को एग्जीक्यूट करता है, मगर इसमें चंद लिमिटेशंस हैं। मसलन नोड जेएस डॉम को नहीं सपोर्ट करता। डॉम क्या होता है? जिस पे आप कह लें जो एचटीएमएल की आपकी फ़ाइल होती है, डॉक्यूमेंट जो होता है, जो आपके एचटीएमएल की फ़ाइल जो आपको ब्राउज़र पे दिखती है डॉक्यूमेंट, वही डॉम कहलाता है। क्लियर है? आप उसको जावास्क्रिप्ट से गेट करके उसमें आप कोई चेंजेस करते हैं ना, या रिएक्ट वगैरह में तो और ज़्यादा आसानी आ गई है कि उन्होंने पेरेंट पे index.js की फ़ाइल पे ही, यानी कि index.html की फ़ाइल पे एक उन्होंने डिव रखा है, जिसकी आई थिंक आईडी दे दी है ऐप वगैरह की, और उसको गेट करके उसी के अंदर वो तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो डॉम तो आपको समझ आ गया। डॉम क्या है? जो कि आपके ब्राउज़र पे दिखता है।
जो भी आपकी index.html की फ़ाइल होती है, जो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट होता है जो कि आपको ब्राउज़र पे दिखता है, वो डॉम है, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, तो नोड जेएस के अंदर डॉम सपोर्टेड नहीं है क्योंकि वो स्पेसिफिकली ब्राउज़र से लिंक करता है। डॉम हो गया आपके अलर्ट हो गया, या आप कह लें प्रॉम्प्ट हो गया, जो कि यूज़र को पॉपअप मैसेज दिखाने के लिए या कोई हम जो शो करते हैं, वो नोड जेएस के अंदर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पेसिफिकली ब्राउज़र के लिए बनाए गए। हाँ, इसके अलावा आप जितनी भी लॉजिक्स यहाँ पे लिखेंगे वो तमाम की तमाम एप्लीकेबल होंगी और वो नोड जेएस उसको रन करेगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ पे, अच्छा जैसे आपने लास्ट क्लास में हमने जब नेक्स्ट जेएस वगैरह कंप्लीट की थी, या उससे पहले आप आ जाएँ, रिएक्ट वगैरह कंप्लीट की थी, तो रिएक्ट भी आप या नेक्स्ट जेएस भी है जो आप इंस्टॉल करते हैं, वो आप किससे करते हैं? npm से करते हैं। npm क्या है? एक नोड का पैकेज मैनेजर है जो कि आपको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने में मदद देता है। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आपको बेसिक वो क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपने रिएक्ट इंस्टॉल करी तो रिएक्ट का ना कुछ बेसिक सिंटैक्स ये होता था, आपको जो भी मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना होते थे आप भी रिएक्ट में इंपोर्ट कर लेते थे। ये इसके साथ जो डिफरेंट हुक्स होते थे आप उनको भी यूज़ कर सकते थे इंपोर्ट करके, ऐसे ही है। लेकिन नोड जेएस के अंदर इंपोर्ट की स्टेटमेंट तो वर्क करती है, लेकिन हम, क्योंकि आप कह लें जब ये नई नई न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी, तो जिस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो तरीका उस वक्त सपोर्टेड था, पहले वो हम देखते हैं, फिर हम इसको इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट से भी करके देख लेंगे। क्लियर है? अच्छा, नोड जेएस का तरीका क्या है? मैंने यहाँ app.js की फ़ाइल बनाई है। रिएक्ट की तरह जैसे आप रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ मिल जाते हैं। रिएक्ट के डिफरेंट हुक्स हो गए, ठीक है, और आप कह लें डायमेंशंस हो गई, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे मिलती है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो नोड जेएस के एक सर्वर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, मॉड्यूल्स। अच्छा, 2015 के बाद आई थिंक या 16 के बाद नोड जेएस में ECMAScript 6 भी सपोर्टेड है। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाह रहे हैं तो वो आप कॉन्स्ट या लेट से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ज़रा हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या था? इसका सिंटैक्स है कॉन्स्ट, सेम इंपोर्ट के तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है HTTP इक्वल्स टू, इंपोर्ट की जगह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बस रिक्वायर। अगर मैं यहाँ पे इसका एक बेसिक सिंटैक्स बता दूँ, ठीक है भाई, इंपोर्ट की जगह हम यूज़ क्या करते हैं? रिक्वायर। और मैंने यहाँ पे लिखा HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ये एक मेथड है, क्लियर है, जो कि आपसे एक कॉलबैक फंक्शन लेते हैं। कॉलबैक फंक्शन क्या होता है? जो आप दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। क्लियर है? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ना आपको दो पैरामीटर्स मिल जाते हैं, पहला होता है रिक्वेस्ट का, दूसरा होता है रिस्पॉन्ड का। मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, मैंने कहा कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू, ठीक है भाई, ये पूरे का पूरा जो मेरा मेथड है मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है और मैंने यहाँ इस वेरिएबल को कॉल कर लिया है सर्वर डॉट लिसन। लिसन क्या करता है? ये आपके सर्वर को रन कर देता है किस पे? जो भी पर्टिकुलर पोर्ट आप इसको बताते हैं। पोर्ट क्या होता है? आप जब रिएक्ट वगैरह चलाते थे तो HTTP लोकल होस्ट कॉलन करके 3000 करके कोई पोर्ट आता था, पोर्ट नंबर, जिस पे आपके कह लें ब्राउज़र पे जो आपका कोड है जावास्क्रिप्ट का या रिएक्ट का जो कि रन हो रहा होता था। ऐसे ही है, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो पोर्ट नंबर बताऊँगा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे बता दिया, मैंने कहा जो मेरा सर्वर रन होगा वो होगा 3000 पे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम?
चलिए ठीक है। मैंने कहा मैं इसमें कोड लिख देता हूँ। मैंने कहा जब भी कोई मेरे सर्वर को एक्सेस करे तो उसको आप ये लिखा हुआ दिखा दें, रेस्ट डॉट राइट। अच्छा, राइट क्या है? एक मेथड है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं इससे हम क्या कर कह सकते हैं। जो कि आप देखेंगे डॉम पे ना, आपको जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा वो डॉम पे आपको शो कराएगा। मैंने लिखा रेस्ट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। मैंने कहा जब भी कोई मेरे सर्वर को एक्सेस करे तो आपने हेलो वर्ल्ड शो कर देना है। क्लियर है? अच्छा, ये करना क्या काफ़ी होगा हमारे लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई आपके सर्वर को जब एक्सेस करता है तो रिस्पांस जब आप उसको देंगे तो वो रिस्पांस को आपने एंड भी करना होगा। एंड से मुराद क्या है मेरा? कि मैंने आपके सर्वर को एक्सेस करा, मैंने कहा भाई मुझे मेरा डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आपके सर्वर क्या लॉजिक होगी? वो मुझे मेरा डेटा प्रोवाइड करेगा और जो मेरी रिक्वेस्ट है उसको किल कर देगा। क्लियर है? क्योंकि नोड जेएस जो है वो नॉन ब्लॉकिंग आईओ के ऊपर चल रहा होता है। नॉन ब्लॉकिंग आईओ क्या होती है? कि जब तक कि एक कोड एग्जीक्यूट होके फिनिश नहीं हो जाए वो दूसरी लॉजिक को एग्जीक्यूट ही नहीं करता, दूसरी लॉजिक को वो यूज़ ही नहीं करता। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे 3 कोड लिखे हुए, जब तक ये वाली लाइन का कोड कंप्लीट नहीं होगा या जब तक कि ये वाली लॉजिक कंप्लीट नहीं होगी वो दूसरी लाइन के कोड या दूसरी लाइन के लॉजिक को वो स्टार्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप इसको रिस्पांस रिटर्न करें तो साथ ही साथ आप इसको एंड भी कर दें। मैंने कहा जब भी इसको रिस्पांस रिटर्न करेंगे आप तो उसी वक्त मैंने इसको एंड भी कर दिया रिक्वेस्ट को। अब ज़रा हम इसको रन करके देख लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या बताया? मैंने कहा मेरा जो सर्वर रन होगा वो किस पे होगा? 3000 पे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आया। अच्छा, क्योंकि मैं अपने लोकली सर्वर पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँगा, लोकल होस्ट 3000, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे अच्छा ये मेरे पास कोड नहीं आया है। ओके गॉट इट। मैंने यहाँ से ना नोट का सर्वर स्टार्ट नहीं करा था। मैंने कहा नोट ऐप डॉट जेएस, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखें वो यहाँ पे स्टॉप हुआ हुआ है। अब अगर मैं इधर आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया भाई मुझे। क्लियर है? क्या हो अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट एंड ना करूँ? मैंने रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं करा। अच्छा, क्योंकि अभी ये मेरा लोकल डेवलपमेंट सर्वर है तो जब भी मैं कोई चीज़ या कोई चेंजेस अपने सर्वर के अंदर करूँगा मुझे इसको दोबारा से रन करना होगा। बाद में हम इसका एक बेहतरीन तरीका देख लेंगे जो कि ऑटो सेव होगा। नोट जेएस में जो भी आप कोड करेंगे वो ऑटो सेव करेगा और आगे जाके ब्राउज़र पे कह लें या जहाँ पे भी आप एपीआई हिट करेंगे वो चेंजेस दिखाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें इसको रीस्टार्ट करना होगा। मैंने रीस्टार्ट करा, अब आप देख रहे हैं ये लोडिंग पे ही चला गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नोड जेएस क्या करता है, वो नॉन ब्लॉकिंग आईओ पे चलता है। नॉन ब्लॉकिंग आईओ क्या होता है कि जब भी वो आपको एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, अगर आपने उस रिक्वेस्ट को किल नहीं किया तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है अनटिल अनलेस आप उसको डिस्ट्रॉय या किल ना कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इस कोड को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि आप भी अगर देखें तो ये चलता ही जा रहा है। मैंने इस रिक्वेस्ट को किल करा और दोबारा मैंने नोट जेएस का जो सर्वर है उसको स्टार्ट करा। अब अगर मैं इधर आ जाऊँ, ठीक है भाई, हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है। क्लियर है? क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट पाथ लिख दूँ? मैंने कहा भाई स्लैश डैशबोर्ड, एंटर किया, मेरे पास अभी भी ये आ रहा है हेलो वर्ल्ड। मैंने कहा स्लैश ये, अभी भी मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कहा स्लैश मेरे पास ये वाला पाथ आप बता दें, अभी भी मेरे पास सेम यही कोड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉजिक्स नहीं लगाई हैं कि आपने जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करे तो यूआरएल क्या होना चाहिए तब आप उसको ये कोड दिखाएं।
अभी मैंने क्या लॉजिक लिखी है भाई, जब भी कोई मेरा सर्वर एक्सेस करे, चाहे वो कोई भी पाथ पे हो, आप उसको हेलो वर्ल्ड दिखा दें। ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ़ की कंडीशन, इफ़ जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट करे और उसका यूआरएल हो इक्वल्स टू स्लैश, तो आप ये शो कर दें, वरना एल्स में ना आप ये शो कर दें। एक काम करते हैं, 404 नॉट फाउंड शो करा देता है। क्लियर है भाई? अच्छा, मैंने सर्वर में चेंजेस करी हैं, तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब आके ज़रा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा, अब डैशबोर्ड की फ़ाइल को एक्सेस करता हूँ। मेरे पास एरर आ गया 404 नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, मैंने कहा है अगर यूज़र ने जो रिक्वेस्ट करी है उसका जो यूआरएल का पाथ है वो अगर स्लैश है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि स्लैश ही होता है 3000 के आगे स्लैश है, तो आप उसको ये शो करा दें, वरना आप उसको 404 नॉट फाउंड का पेज शो करा दें। क्लियर है? चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना भी यूज़र से डेटा लेके देखते हैं। मैंने कहा एज इफ़ की मैं एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हो इक्वल्स टू फॉर्म के, क्लियर है? अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हो फॉर्म के, तो ये इसको रिस्पॉन्स रिटर्न करे क्या, एक रिस्पॉन्स रिटर्न होगा एक फॉर्म का टैग में क्रिएट कर देता हूँ। क्लियर है? एक यहाँ पे अगर मैं इनपुट बना दूँ, इनपुट और अच्छा, मेरे पास क्योंकि मैंने बाहर डबल इक्वल्स टू यूज़ करे ना, तो मैं अंदर सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करूँगा। ठीक है भाई, मैंने एक फॉर्म बेसिक क्रिएट करा है। मैंने कहा कभी भी कोई रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर फॉर्म हो तो उसको ये डेटा शो हो जाए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फॉर्म के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है एक्शन का, दूसरा होता है मेथड का। मेथड में इसका कर देता हूँ पोस्ट। क्लियर है? मैंने अपना सर्वर स्टार्ट करा। अब ज़रा हम देखते हैं हमें ब्राउज़र पे क्या चीज़ शो होती है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ब्राउज़र रिलोड करा, सही चल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश फॉर्म, इसने तो मुझे पूरे का पूरा आप कहने HTML का जो कोड था वो रिटर्न कर दिया। हालांकि मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि जब भी कोई इस URL को एक्सेस करे तो यहाँ पे HTML का कोड ना शो, बल्कि जो उसके पीछे जो लॉजिक लगी हुई है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्म बन के आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये तो अभी कोड शो कर रहा है, हालांकि इसको एक इनपुट फील्ड शो कर देनी चाहिए थी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मैंने कहा जब भी रिस्पॉन्स जाएगा तो मैंने कहा यहाँ पे मैं हेडर सेट कर देता हूँ। अच्छा, सेट हेडर क्या है? सेट हेडर होता है बेसिकली, ज़्यादातर तो ना हम इसको ऑथेंटिकेशन में यूज़ करते हैं। इसमें हम टोकन्स वगैरह, जब भी आप लॉगिन करते हैं ना, तो हम इसमें टोकन्स वगैरह सेव कर देते हैं। तो जब भी यूज़र कोई मेरे पास रिक्वेस्ट करता है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ हेडर्स के अंदर कि भाई टोकन अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होता है
तो मैं रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ कि भाई सही है, जो भी उसने कोड मुझसे कहा हुआ होता है कि मुझे ये वाला फॉर्म देखना है, ये वाला डेटा एक्सेस करना है। अगर टोकन एक्सपायर हो जाते तो हम उसको नहीं दिखाते कुछ भी, हम कहते हैं भाई अब दोबारा लॉगिन करो। तो जो सेट हेडर्स के अंदर आप ये बता देते हैं, आप एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ऑथेंटिकेशन में यूज़ करेंगे जिसमें आप टोकन्स वगैरह सेव करा देते हैं। एक आप इसको ये भी बता सकते हैं कि जो मैं यहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न करा रहा हूँ वो जो कंटेंट होगा उसकी टाइप क्या होगी, यानी कि वो कंटेंट एज ए स्ट्रिंग जाएगा या एज ए HTML जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट टाइप। अच्छा, मेरी इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मैं टैब 9 यूज़ करता हूँ। दो पैरामीटर आप इसको देंगे, पहले मैंने बता दिया कंटेंट टाइप का, मैंने कहा कंटेंट होगा मेरे पास HTML। क्लियर है? दोबारा मैं इसको एक काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सर्वर को। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है भाई। मेरे पास एक इनपुट फील्ड बन के आ गई है। पहले मेरे पास कोड आ रहा था, लेकिन जब मैंने हेडर सेट कर दिया और मैंने इसको कहा कि मैं जो रिस्पॉन्ड रिटर्न कर रहा हूँ वो एक HTML होगी, तो इसने इसको एक एज HTML कंसिडर किया और मुझे एक फॉर्म शो करा दिया। क्लियर है? अच्छा, मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक बटन भी ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई बटन, बटन का मैंने नाम रख दिया सबमिट। क्लियर है? और मैंने इसको टाइप दे दी हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग, मैंने यहाँ लिखा और मैंने इसको सबमिट करा। अच्छा, डेटा मेरा सबमिट हो गया। ओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन के अंदर URL नहीं बताया कि जब भी डेटा जाए तो ये कौन सी API हिट हो या ये डेटा किस जगह पे जाए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई जब भी ये डेटा जाएगा तो /submit की रिक्वेस्ट पे चला जाएगा। जो भी यहाँ पे मेरे पास अभी URL होगा वहाँ पे ही चला जाएगा। क्लियर है? आप एक्शन के अंदर यही बताते हैं ना, जो भी आप फॉर्म में डेटा पुट कर रहे हो वो जाना कहाँ उसको। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा एक /submit का ना एक मेरे पास आप कहना राउट बना हुआ होगा बैकएंड पे, जिसके अंदर जाके डेटा जो भी लॉजिक होगी पीछे वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नोट, क्योंकि मैंने सर्वर में चेंजेस करी, काम करता हूँ, दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो गया मेरा और अब मैं दोबारा आया। मैंने कहा हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग। जैसे ही मैंने सबमिट करा, एक सबमिट की इसने रिक्वेस्ट करी। अगर मैं यहाँ पर आऊँ नेटवर्क में और मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊँ, आप देखें सबमिट की रिक्वेस्ट गई है जिसके अंदर डेटा गया है क्या, हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग। ये मैंने पोस्ट करा था ना, देख रहे हैं, एक API हिट हो गई है। अच्छा, ये /submit में मेरे पास 404 नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई राउट बैकएंड के कोड में अवेलेबल ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक राउट बना लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा रिक्वेस्ट जब क्या होगी /submit, मैंने कहा ये मैसेज यूज़र को शो हो जाएगा, डेटा रिसीव सक्सेसफुली। ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। बैक गया, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग और मैंने जैसे ही सबमिट किया, डेटा रिसीव सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ गया। क्लियर है? और
और आप देखें मेरे पास डेटा भी अभी जा रहा है। लेकिन लॉजिक क्या होना चाहिए, जो भी आपको कोई फ्रंट एंड का कोड आपको दे रहा है फ्रंट एंड से, आप उसको बैक एंड के अंदर कहीं ना कहीं सेव कराते हैं ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। लॉजिक यही होती है ना भाई। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक लॉजिक लिखता हूँ। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट, मैंने कहा जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करे इसके अंदर एक मेथड होता है ऑन का। क्लियर है। मैंने कहा इसके अंदर आपको मिलेगा डेटा। अच्छा, ऑन का मेथड आपसे 2 पैरामीटर लेता है। पहला मैंने इसको दे दिया डेटा। अच्छा, ये डेटा क्या है, डेटा आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने नेम के एट्रीब्यूट को डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस मेथड के अंदर ना, ऑन के मेथड के अंदर कुछ टाइप होती हैं डेटा की, कहनी है क्लोज है, एरर है, पॉज है, रीडेबल है, रेज्यूम है। मैंने कहा इसके अंदर आएगा आपके पास डेटा। क्लियर है। दूसरा ये आपसे लेता है कॉल बैक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दूँ, क्लियर है, जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपको मिलेगा एक डेटा। और यानी कि जब भी आप रिक्वेस्ट डॉट ऑन का मेथड कॉल करेंगे तो पहले पैरामीटर में आपने ये बताना होगा, जो कि मैंने भी बता दिया इसमें, क्योंकि डेटा आएगा मेरे पास। सेकंड पैरामीटर में आप हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा, कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर में मिल जाएंगे चंक्स बैकएंड पे, क्योंकि जो कोड आता है ना आपके पास वो आता है चंक्स की फॉर्म में। क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैंने कहा लेट डाटा इक्वल्स टू, मैंने कहा डेटा प्लस इक्वल्स टू चंक्स हो जाए। क्लियर है। क्योंकि डेटा मेरे पास चंक्स की फॉर्म में आता है तो मैंने इसके अंदर कॉन्केटिनेट करा दिया। मैंने कहा एक डेटा की स्ट्रिंग होगी, जो भी डेटा आएगा ना चंक्स की फॉर्म में, आपने उसको कॉन्केटिनेट करा देना है। अच्छा, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स को एंड कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको रिक्वेस्ट को भी तो एंड करना होगा ना। रिक्वेस्ट भी तो कंटिन्यूसली नहीं चल सकती, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था Node.js नॉन ब्लॉकिंग आईओ पे चल रही होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट एंड। क्लियर है। इसके अंदर अगर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, मैंने कहा यूज़र को ये मैसेज ही तभी शो कराना जबकि रिक्वेस्ट क्या हो जाए, मेरी एंड हो जाए। और जो ये डेटा है आप ये भी शो करा देना मुझे। ये डेटा को ना यहाँ पे कंसोल करा के देख लेते हैं, कंसोल में मुझे क्या मिल रहा है। टर्मिनल को दोबारा से रन करते हैं क्योंकि मैंने कोड में चेंजेस करी है। टर्मिनल मेरा रन हो गया। हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग मैंने लिखा, सबमिट करा। अच्छा, कोई कोड में कोई एरर आया मेरे पास, चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट एंड इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिक्वेस्ट डॉट ऑन, ओ सॉरी, मेथड का नाम सेम ही है रिक्वेस्ट डॉट ऑन, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट एंड कॉल कर दिया। तो पहले आप इसको पैरामीटर बता देते हैं कि जो ऑन, जो रिक्वेस्ट है इस पर कौन से कहने फंक्शन अप्लाई होना चाहिए। मैंने कहा ये फंक्शन इस पर अप्लाई होगा एंड का, यानी कि इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट किल हो जाएगी। और मैंने सेकंड उसके अंदर पैरामीटर के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बता दिया जिसके अंदर मैंने लॉजिक्स, जो भी मैंने ऊपर कोड की लॉजिक्स थी उसको मैंने कंसोल करके देख लिया कि डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है। दोबारा एक काम करते हैं, हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो गया। हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग सबमिट करा मैंने। देख रहे हैं डेटा के अंदर मेरे पास क्या आ गया, हेलो प्लस वर्ल्ड प्लस टेस्टिंग।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो डेटा आपके पास आता है ये चंक्स की फॉर्म में आता है। इसी वजह से मैंने इसको कॉन्केटिनेट करा के एक स्ट्रिंग के अंदर रखा और बाद में उस स्ट्रिंग को यहाँ पे कंसोल करा दिया ताकि आप देख सकें डेटा में मेरे पास क्या है। क्लियर है? लेकिन होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि आप इस डेटा को कहीं ना कहीं सेव करा रहे हो। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे HTTP को मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और मॉड्यूल होता है fs इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ रिक्वायर fs। fs क्या है? fs का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊँ तो फाइल सिस्टम। क्लियर है? जो भी सिस्टम्स की फाइल है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं fs से, चाहे आपको उसमें डेटा पुट करना है या डेटा उससे गेट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, डेटा को गेट करना चाहते हैं, डेटा को सेव करना चाहते हैं, आप इस मेथड के ज़रिए से कर सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। क्लियर है? सेम इसी तरीके से एक और मेथड होता है कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर्स पाथ। पाथ क्या होता है? अगर पाथ को अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो पाथ से हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्लियर है? मुझे अभी करना क्या है? सबसे पहले मेरी लॉजिक क्या होना चाहिए कि जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है, जो भी यहाँ पे डेटा आएगा सबमिट के बाद, मुझे यहाँ पे कोई एक फ़ाइल बनाऊँगा मैं, जिसके अंदर मैं डेटा को स्टोर कराऊँगा ताकि मैं उसको बाद में यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे एक URL बना देता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट फाइल पाथ इक्वल्स टू, मैंने कहा पाथ डॉट ज्वाइन। अच्छा, पाथ डॉट ज्वाइन का मेथड क्या काम करता है? जो भी आप पाथ बताएंगे ना, जो उसको ज्वाइन कर देगा। जो भी आपको फाइल वगैरह का नाम लिखना है ना, अच्छा ये बिल्ट इन है, जो भी आप यहाँ पे फाइल बनाए बताएंगे, ये वो पूरे का पूरा पाथ आपको इस वेरिएबल के अंदर रिटर्न करेगा और इसको आप यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ प्रोसेस .cwd। अच्छा, प्रोसेस क्या है यहाँ पे? प्रोसेस नोड के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल है जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस, जिसका आपको मिल जाता है। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है वेरिएबल, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं। अभी मैंने सिर्फ CWD को एक्सेस किया है। CWD की फुल फॉर्म क्या है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसके अंदर हूँ, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मैंने कहा मुझे ये वाली डायरेक्टरी मिल जाए। क्लियर है? और कॉमा करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक आपने फाइल बना देनी है text.txt के नाम से। क्लियर है? एक txt की आप फाइल बना देंगे। ठीक है भाई? अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है वो मेरे पास सेव हो जाए। तो हमारे पास एक मेथड है fs.writeFile। बेसिकली ये आपसे 3 पैरामीटर लेता है। लेता तो 4 है मगर ऑप्शनल होता है तीसरा, तो मैं इसको 3 ही पैरामीटर देता हूँ। मैंने लिखा fs.writeFile। आप इसको यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है? पहला पैरामीटर फाइल का पाथ आप बताएंगे कि फाइल का पाथ क्या होगा। मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो फाइल होगी ये इस लोकेशन पे सेव होगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? पहले में आप बताएंगे फाइल का पाथ, दूसरे पैरामीटर में आप बताएंगे जो भी डेटा आपने सेव करना है। मैंने बता दिया भाई मेरे को ये वाला डेटा सेव कराना है। क्लियर है? तीसरा पैरामीटर एक कॉलबैक फंक्शन होगा इसका। अगर हम यहाँ पे देख भी लें, ठीक है भाई, इन्होंने एक कॉलबैक फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है? मैंने भी यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर पहले पैरामीटर में आपको एक एरर मिल जाएगा और दूसरे पैरामीटर के अंदर आपको कहने के रिस्पांस मिल जाता है।
बल्कि अभी एरर ही रहने देते हैं, क्योंकि हम इफ एल्स की कंडीशन से कोड कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा जब भी मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो जाए, और मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा देता हूँ, इफ़ नॉट इक्वल्स टू एरर हो, तो ये वाली जो मेरा कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाए, और यहाँ पे जो मेरा रिस्पॉन्स है ये एंड हो जाए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अजान हो रही है, हम मोस्ट प्रोबेबली अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आके आपको नया टॉपिक पढ़ा देता हूँ। मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने टॉपिक को एंड कर दिया था, अजान हो रही थी, फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गया था। चलें आज इसको कंटिन्यू करते हैं। सर्वर मेरे स्टार्ट है, ठीक है? मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ कोई भी डेटा इनपुट किया, लेट सपोज लिव इन कराची। जैसे ही डेटा सबमिट करा, सबमिट के मेरे पास पेज आ गया, डेटा रिसीव सक्सेसफुली। और आप यहाँ पे देखें तो एक txt.text.txt की फ़ाइल भी बन गई है, जिसमें मेरा डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई और डेटा सबमिट करता हूँ। मैंने करा हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग, सबमिट करा, जैसे ही डेटा सबमिट हो गया। अब यहाँ पे जो मेरी text.txt की फ़ाइल है ये अपडेट हो गई हेलो वर्ल्ड प्लस हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग के अंदर। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि मैं जब जब इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, जब जब मैं इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट करता हूँ, आई लिव इन कराची, सबमिट किया, डेटा इंसर्ट हुआ, फाइल का डेटा चेंज हो गया। इट मीन्स कि हर दफ़ा ना फाइल चेंज हो रही है। कि ये मुझे नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रीवियस वाला डेटा भी रहे और नया डेटा उसमें ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक एफ के अंदर, फाइल सिस्टम के अंदर ही एक मेथड होता है fs.read फाइल। क्लियर है? ये आपसे ये भी आपसे तीन ही पैरामीटर लेता है। पहला फाइल पाथ, दूसरा मैं इसको कैरेक्टर इनकोडिंग बता दूंगा UTF-8, ठीक है? तीसरा एक कॉल बैक फंक्शन होगा यहाँ पे। क्लियर है भाई? तीसरा एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया। हमेशा नोड के अंदर ज़्यादातर कॉल बैक फंक्शन में पहला पैरामीटर होता है एरर का, दूसरा पैरामीटर होता है डेटा का। ठीक है भाई? अगर आप एरर को नहीं चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अंडरस्टैंडेबल बात है ये। मुझे एरर की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसको अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा कॉन्स्ट फाइल डेटा इक्वल्स टू, सॉरी, कॉन्स्ट न्यू डेटा इक्वल्स टू फाइल डेटा स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है? हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तब हमने इसमें देखा था कि ये एक लाइन में, यानी कि ना, लाइन ब्रेक कर देता है, और मैं ये डेटा रख देता हूँ। क्लियर है भाई? मैंने कहा फाइल डेटा स्लैश एन प्लस डेटा, इसको मैंने कॉन्केटिनेट करा। अब मैं ये मेथड को ऊपर ले आता हूँ, और अब मैं यहाँ क्या पास कर दूँगा, ये न्यू डेटा। कोड समझ आया भाई? अब एक काम करते हैं, हम इसको ना सर्वर को किल करते हैं और दोबारा इसको रन करके देखते हैं। मैंने कहा आई लिव इन कराची, डेटा रिसीव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया।
अच्छा मेरे पास ये एरर नहीं गया है, एक काम करता हूँ txt की फाइल को ना रिमूव करता हूँ, फिर ये क्या हुआ है। आई लिव इन कराची, डेटा यहाँ पे आ चुका है। अनडिफाइंड स्लैश क्यों आ रहा है? ओके आई गॉट इट। स्लैश एन ये वाला नहीं लगता, आई थिंक ये वाला स्लैश एन लगता है, ये लाइन ब्रेक करता है। अब दोबारा ज़रा इसको रन करके देखते हैं। अभी भी वही एरर आ रहा है। हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग। ओके मैंने स्लैश एन तो चेंज करा, मगर मैंने सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करा। दोबारा ज़रा इसको रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड टेस्टिंग मैंने ऐड करा, txt की फाइल बनी है, मेरे पास न्यू लाइन में डेटा आ चुका है। मैं दोबारा गया बैक, आई लिव इन कराची, ऐड करा। अब डेटा मेरे पास नीचे नीचे आता ही जा रहा है। अच्छा पहला डेटा ना ये अनडिफाइंड शो करता है क्योंकि इसको कुछ मिलता ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। कंडीशन आप लगा देंगे अगर, ठीक है भाई। अगर आप देखें अब मेरी वर्किंग परफेक्ट हो रही है, मेरा डेटा पुराना वाला रिमूव नहीं हो रहा। आप इस तरीके से काम तो नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ ये बताने का मकसद आपको ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि एक्सप्रेस आपका काम बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बेसिक्स बता दी जाए ताकि आप अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।